act of intimidation following the release of an unflattering documentary about the country's leader. Yep. Since its release, there's been a concerted effort to prevent the documentary screening in India. Takedown notices issued to Twitter and YouTube have resulted in an India-wide ban of the documentary on these platforms and suppression of freedom of expression in media and with journalists. When students from universities across the country have tried to organise screenings of the documentary on university campuses, dozens have been arrested, while others face internet blackouts with power cuts. As the raids on the BBC offices commenced, a BJP spokesperson issued a statement, and I quote, "The BBC indulges in an anti-India propaganda. India is a country which gives an opportunity to every organisation as long as you do not," their words, "spew venom." These raids have all the appearance, Madam Deputy Speaker, of a reprisal against the BBC. They have come at a time when independent media are being hounded more and more, and when pluralism is shrinking in India. Not my words, but the assessment of Reporters Without Borders. कभी हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ये इल्जाम ना लगे जो ब्रिटेन की अदालत में आपके खिलाफ इल्जाम लग गए तानाशाह होने के। सेकंड, जो सेशन है उस डॉक्यूमेंट्री का, इसमें मोदी को बेहद डिवाइड करने वाला प्रधानमंत्री बताया गया है। केंद्र में नरेंद्र मोदी दोस्तों नमस्कार। मोदी कांड की विदेशों में बहुत चर्चा हो रही है। आप सोच रहे होंगे कौन सा मोदी कांड हो गया, क्या हो गया, लेकिन कांड तो हो गया ना बीबीसी को लेकर के, जहां पर एक सांसद बयान देता है यूके की संसद में और बीबीसी का बचाव करता है। वो तरीकों पर सवाल उठाता है प्रधानमंत्री मोदी के। वो प्रधानमंत्री मोदी के तरीकों पर सवाल नहीं उठा रहा, वो उस लोकतंत्र के भारत पर, हिंदुस्तानियों पर सवाल उठा रहा है जहां पर लोकतंत्र अब दूरबीन लगा करके ढूंढने से नहीं मिलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में बीबीसी द्वारा जारी की गई डॉक्यूमेंट्री के बाद इसके दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में आयकर विभाग ने जिस तरह सर्वे की कार्रवाई की और जिसके संबंध में ब्रिटेन के संसद में सवाल पूछे जाने पर देश की सरकार इसके राष्ट्रीय प्रसारक के बचाव में उतरते हुए भारत सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाने की बात कही। उन्होंने कहा भारत सरकार के सवाल पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसी हिमाकत क्यों की। अब मोदी दे देंगे जवाब। द हिंदू के अनुसार ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय के संसदीय अवर सचिव टोरी सांसद डेविड रैटली ने इस मुद्दे पर विपक्ष के सदस्यों के साथ साथ अपनी पार्टी के सवालों को लगभग 20 मिनट तक जवाब दिया। रैटली ने कहा, हम बीबीसी के लिए खड़े हैं, हम बीबीसी को फंड देते हैं, हमें लगता है बीबीसी बर्ड सर्विस बेहद महत्वपूर्ण है। मोदी ने भी कहा था ये बात। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय प्रसारक के लिए संपादकीय स्वतंत्रता होना महत्वपूर्ण है और यूके में बीबीसी दोनों प्रमुख पार्टियों की आलोचना करने के लिए जाना जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो भी हो, और ब्रिटेन में भी ऐसा है कि दोनों पार्टियों की आलोचना वो करता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास यह स्वतंत्रता है कि जिसे हम बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं और यह आज़ादी महत्वपूर्ण है। हम अपने सहयोगियों भारत सरकार सहित दुनिया भर के हमारे दोस्तों को इसका महत्व बताने में सक्षम होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत को भी बताया जाए, मोदी को भी आईना दिखाया जाए। कई सांसदों ने भारत में हुई घटना पर ब्रिटेन सरकार से सवाल किया, जो बीबीसी के ऊपर छापे पड़े। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी के जो सलाहकार है ना, वो कितनी बड़ी गलत हरकत कर गए बीबीसी पर छापा डाल करके, केवल एक डॉक्यूमेंट्री के लिए। और डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो जाती तो मोदी को ही वोट मिलते। सांसदों ने पूछा। उत्तरी आयरलैंड के डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के जिम शेशन ने कहा, पूरी तरह स्पष्ट है कि यह देश के नेता के बारे में एक असुविधाजनक डॉक्यूमेंट्री रिलीज के बाद डराने धमकाने के लिए जानबूझकर किया गया कृत्य था। मोदी जी तारीफ हो रही है, विश्वगुरु बन रहे हो आप। कंजर्वेटिव सांसद जूलियन लुइस ने सर्वे की कार्रवाई को बेहद चिंताजनक बताया। सांसद टू हेनरी ने कहा, एसएनपी स्कॉटिश नेशनल पार्टी नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों पर हुए इस भयावह हमले की पूरी तरह निंदा करती हूं। लेबर सांसद फेबियन हैमिल्टन ने कहा,
सर्वे बेहद चिंताजनक थे। साथ ही उन्होंने पूछा, बीबीसी को डराने धमकाने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या यूके गवर्नमेंट इस पर कोई कदम उठाएगी? उन्होंने कहा कि हम विशेष तौर पर उन खबरों को लेकर के चिंतित हैं जो बताती हैं कि बीबीसी कर्मचारियों को रात भर अपने कार्यालयों में रहने के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें लंबी पूछताछ का सामना करने पड़ा। उन्होंने कहा, किसी भी लोकतंत्र में मीडिया के पास नतीजे से डरे बिना नेताओं की आलोचना और उनकी पड़ताल करने की क्षमता होनी चाहिए और यह इस स्थिति में स्पष्ट तौर पर लागू होना चाहिए था। रटली ने बारीकों में जाने बिना कहा कि यह मुद्दा चर्चा के लिए भारत सरकार के समक्ष उठाया गया है। लिबरल डेमोक्रेट सांसद जेपी स्टोन ने चर्चा के दौरान पूछा, क्या ब्रिटेन भारत पर दबाव डालने के लिए अमेरिका और अन्य लोकतंत्रों के साथ मुहिम में शामिल होने पर विचार करेगा? इसे पूरी तरह अस्वीकार्य रवैया कहना होगा। रटली ने जवाब नहीं दिया, मौन धारण कर लिया। केवल इतना कहा, यह विशिष्ट आरोपों पर टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि ये विदेशी मामले हो जाते हैं। भारत और यूके के संबंधों पर भी दरार पड़ सकती है। मालूम हो, बीबीसी की इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि ब्रिटेन सरकार द्वारा करवाई गई गुजरात दंगों की जांच जो अब तक प्रकाशित नहीं हुई में नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर हिंसा का जिम्मेदार पाया गया था। साथ ही इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के मुसलमानों के बीच तनाव की बात भी कही गई है। यह 2002 के फरवरी और मार्च महीनों में गुजरात के बड़े पैमानों पर सांप्रदायिक हिंसा में उनकी भूमिका के संबंध में दावों की पड़ताल भी करती है, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड केंद्र में मोदी के सत्ता में आने के बाद, विशेष तौर पर 2019 में उनके द्वारा सत्ता में आने के बाद मुसलमानों के खिलाफ हिंसा किस तरह से भड़की, क्या हुआ और उनकी सरकार द्वारा लाए गए भेदभावपूर्ण कानूनों की बात करता है। ये सेकंड डॉक्यूमेंट्री में है, सेकंड जो सेशन है उस डॉक्यूमेंट्री का। इसमें मोदी को बेहद डिवाइड करने वाला प्रधानमंत्री बताया गया है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और यूट्यूब को डॉक्यूमेंट्री के लिए लिंक ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था और यूट्यूबर्स जो इस पर बात कर रहे थे उनके यूट्यूब चैनल भी बंद, वीडियो हटा दिए गए थे। वहीं विदेश मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्री को दुष्प्रचार का हिस्सा बताते हुए खारिज कर कहा था कि इसमें निष्पक्षता का अभाव है तथा यह एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। हालांकि बीबीसी अपनी डॉक्यूमेंट्री के साथ खड़ा रहा और उसका कहना था कि ये काफी शोध करने के बाद हमने बनाई है, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों को निष्पक्षता के साथ उजागर करने की कोशिश की गई है। चैनल ने यह भी कहा था कि उसने भारत सरकार से इस पर जवाब मांगा था, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। देश के विभिन्न राज्यों के कैंपसों में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई और उस पर भी विवाद हुआ। बीते दिनों इसी कड़ी में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में आयकर विभाग द्वारा किए गए या छापे डाले गए या सर्वे किया गया, बीबीसी ने एक बयान जारी कर हर सवाल का उचित जवाब देने की बात कही थी। संस्थान में यह भी कहा गया था कि आयकर विभाग की कार्रवाई के दौरान कई घंटे बीबीसी के पत्रकारों को काम करने नहीं दिया गया। कई पत्रकारों के साथ आयकर विभाग के कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों ने दुर्व्यवहार किया था। हाँ, मोदी जी, तुम्हारा देश जो है बदल रहा है या बदल चुका है, या लोकतंत्र बदल रहा है या बदल चुका है, या आपको अपनी आलोचनाएं या आपको अपने खिलाफ उठती हुई आवाजें पसंद नहीं। लेकिन यह भी तो नहीं होना चाहिए जो 17 सालों में ना हुआ। कभी हमारे प्रधानमंत्री के बारे में यह इल्जाम ना लगे जो ब्रिटेन की अदालत में आपके खिलाफ इल्जाम लग गए तानाशाह होने के। कई सांसदों ने, जिनके मैंने नाम बताए, वो आपके सामने हैं। उन्होंने बोला, रेड्डी उनके सवाल को जवाब देने से बचते हुए जरूर नजर आए। मैं करवा रही नहीं, मैं तो नहीं करवा रही हूँ। Since its release, there's been a concerted effort to prevent the documentary screening in India. Takedown notices issued to Twitter and YouTube have resulted in an India-wide ban of the documentary on the suppression of freedom of expression in media and with journalists.
When students from universities across the country have tried to organise screenings of the documentary ये on पकड़िए university campuses, dozens have been आप arrested, signature while others करना है? face internet blackouts with power cuts. As the raids on the BBC offices commenced, the BJP spokesperson issued a statement, and I quote, "The BBC indulges in anti-Indian propaganda. India is a country which gives an opportunity to every organisation as long as you do not their words spew venom." These raids have all been parents, Madam Deputy Speaker, for reprisal against the BBC. They have come at a time when independent media are being hounded more and more, and when pluralism is shrinking in India. Not my words, but the assessment of Reporters Without Borders. Strong words indeed. The justification of financial irregularities and tax evasion has been used to shut down more than 14,000 NGOs, people and organisations doing great work in India, and media outlets in the past 6 years. They have included, and these are household names, Amnesty International, Greenpeace, Oxfam. Madam Deputy Speaker, this has had a chilling effect on journalists, human rights advocates and religious minorities. These raids happened 7 days ago. In that time there has been silence, and I say this respectively, from the Foreign Commonwealth and Development Office. No government statements have been issued, and it has taken a UQ to encourage the government to condemn such a blatant attack on press freedoms. Alarmingly, these raids, and I close with this, happened hours after the government signed a trade deal with India. It's led to allegations that the silence from the government is due to the proximity of this deal. लेकिन आपने जो देश का नुकसान करना था, देश के लोकतंत्र का जो नुकसान करना था, वो आपने